हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय नूर। आज डिस्कस करेंगे सीटेट 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पार्ट 6। इससे पहले कि हम सारे पेपर जो हैं वो ऑलरेडी करा चुके हैं। आप लोग यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इससे आपकी रिवीजन तो हो ही रही है, साथ के साथ अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। आप क्वेश्चन को डिकोड करना सीख रहे हैं, आप 3 ऑप्शंस को गलत करना सीख रहे हैं, आप एक को सही करना सीख रहे हैं, आप पॉजिटिव कीवर्ड सीख रहे हैं, आप नेगेटिव कीवर्ड भी सीख रहे हैं, आप राइट आंसर तो पता कर ही रहे हैं। जो 3 गलत हैं आप उनका भी रीज़न जान रहे हो कि ये क्यों गलत है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। देखिए, आप सब लोग वॉच करते हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक कर दिया करें। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन आ जाता है कि समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुसाधन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्नलिखित में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया गया है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये मैंने आपको पार्ट 4 या पार्ट 3 में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। जहाँ तक है पार्ट 4 में ही मैंने कराया है और बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने उसमें आपको पूरा जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है ना 2016, वो मैंने पूरा करा दिया। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप यहाँ देखिए, ये वाला मैंने करवाया था। देखें यहाँ पर, ये मैंने आपको पूरा करवाया था। कौन से सेट में था? ये 17 जनवरी के सेट में था। ठीक है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बिल्कुल रिपीट हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आपने ये वाला पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपके 30 क्वेश्चन जो सीडीपी में आते हैं, मान के चलो 20 क्वेश्चन तो रिपीट होने ही होने हैं। 20 क्वेश्चन रिपीट होने से कोई नहीं रोक सकता। 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि आप पढ़ने में थोड़े बहुत अच्छे हैं तो फिर आपका बहुत अच्छे से काम हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी। क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में मैंने इसे करा दिया था। मतलब पूरा अधिकार ही मैंने आपको समझा दिया था जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है। ठीक है, अब हम इसे शॉर्ट तरीके से देखेंगे। देखो, समावेशी शिक्षा के बढ़ावा मतलब जो समावेशी शिक्षा होती है उसका मतलब क्या होता है कि एक छत के नीचे आप सभी तरह के बच्चों को शिक्षा देंगे। ठीक है, और उसको सुसाधन हेतु मतलब आप सबको एक साथ पढ़ाएं, उसको बढ़ावा दें और उसको आगे लेकर जाएं। ठीक है, इसके लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो कि 2016 में संशोधित हुआ था। ठीक है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से युक्तियों को किस समूह में प्रतिपादित किया जाएगा। मतलब ये कुछ युक्तियां बताई हैं, आपको क्या करना है, इनको समूह बना देना है। ठीक है, इसका क्रम प्रतिपादित कर देना है। अब देखिए, आपको अगर अधिकार नहीं पता है तो आप मेरी जो 4th वीडियो है ना वो वॉच कर सकते हैं, वहाँ बहुत हेल्प होगी। 4th वीडियो का पहला ही क्वेश्चन ये था। ठीक, विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। ये जैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि ये लॉजिकल बात है, नहीं, ये उस अधिकार के अंतर्गत लिखी हुई बात है। सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना चाहिए। एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ तो दिव्यांगजनों का स्पेशली नाम ले दिया। अगर ये नाम नहीं भी होता ना तब भी आप सबके लिए एक रूपी प्रणाली नहीं बना सकते। आपको विविधता करनी पड़ेगी। जब ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हमें एक जैसा बनाया नहीं, हमारी आदतें एक जैसी नहीं है, हमारी आवश्यकताएं एक जैसी नहीं है, तो फिर हमारे लिए परीक्षा प्रणाली या फिर पाठ्यक्रम एक जैसा कैसा हो सकता है। ठीक है, आप ये समझो, एक रूपता नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं। मानकीकृत जो है वो निगेटिव कीवर्ड है। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। मानकीकृत क्या है, एक निगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, और मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए बल्कि मानकीकृत की जगह क्या होना चाहिए, लचीला। क्या होना चाहिए, लचीला। ठीक है, मानकीकृत नहीं होना चाहिए, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। और जो प्रणाली है वो ऐसी सुनिश्चित नहीं करनी है कि जहाँ पर एक रूपता हो, मानकीकृत हो, ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमको। हमें विविधता चाहिए, हमें लचीलापन चाहिए। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, दिव्यांगजनों को पुस्तकें भी देंगे, अन्य सामग्री भी देंगे। अन्य अधिगम सामग्री में क्या हो गया, जैसे अगर कोई बच्चा ठीक से चल नहीं सकता तो उसकी बैठने की व्यवस्था करानी है, उसको बुक्स देना है, उसकी अधिगम विकार के हिसाब से उसको जो उसका हेल्पिंग TLM होगा वो चीज़ें हमें उससे प्रोवाइड करानी है। ठीक है, जिससे अगर बच्चा ठीक से सुन नहीं पा रहा है तो हमें उससे कान की मशीन प्रोवाइड करवानी है। तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, समुचित सहायक
युक्तियाँ उपलब्ध कराएं और साथ में साथ आप बच्चे को मोटिवेट भी करेंगे। ठीक है, तो ये वाला आपका सही है। और ये क्या कहता है कि सूचना हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पी पद्धतियों का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर आप बच्चे को सूचना के लिए क्या करोगे, समुचित संवर्धित और अनुकल्पित पद्धतियों का प्रयोग करोगे, मतलब सीधे सीधे आप समझो, इतनी टिपिकल लैंग्वेज लिखी हुई है, आप इसे ऐसे समझो जैसे बच्चे के अंदर जो भी दिव्यांगता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, जो बिल्कुल ठीक पद्धति होगी उसे यूज़ करोगे। जैसे सपोज दैट कोई बच्चा ठीक से देख नहीं सकता, तो आप उसे ले जाकर पीछे बिठा दोगे क्या, नहीं ना, आप उसे आगे बिठा लोगे लाकर। अगर वो ठीक से सुन नहीं सकता तभी भी आप उसे मशीन दिलाओगे और फिर आगे ला के बिठा लोगे ताकि वो ईजिली सुन पाए। ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, जो टीचर कर लेता है, तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो TLM होती हैं, ठीक है, वो भी प्रोवाइड कराना होता है। तो ये सही है, ये सही है, और आपका ये सही है और ये गलत है। तो हमें पता है कि पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। ठीक है, गलत कौन सा है, दूसरा, तो हम दूसरा देख लेंगे। दूसरा इसमें लिखा हुआ है तो ये गलत है, इसमें दूसरा मेंशन नहीं है तो ये वाला आपका सही है, इसमें दूसरा मेंशन है तो ये वाला भी गलत है। ठीक है, इस तरह से सी जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। आप धार्मिक उर्मिक सब छोड़ो, आप इतना देखो कि अगर कोई अल्पसंख्यक विद्यार्थी है, अल्पसंख्यक समझते हो, अल्प माने कम, संख्यक माने संख्या, जिनकी संख्या कम है, ऐसे धार्मिक विद्यार्थी जिनकी संख्या कम है, उनको अगर आप चाहती हो क्लासरूम में बहुत अच्छे तरीके से शामिल हो जाएं, तो ऐसा करने के लिए एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगी। क्या आप सभी धर्मों में समानता की बजाय अंतर पर ज़्यादा जोर देंगी। देखो, ये बात तो हमने हर जगह सुनी है कि सब धर्मों को समान वैल्यू देनी चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि अंतर पर जोर देंगी, तो क्या आप अंतर करोगी, क्या आप भेदभाव करोगे, नहीं ना, तो फिर ये तो गलत हो गया, आपको तो अंतर करना ही नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइन गलत है। विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करना, हाँ हम ये कर सकते हैं। देखो, विभिन्न धर्मों के जो सदस्य हैं, देखो हर धर्म में कोई ना कोई सदस्य ऐसे होते हैं जो क्लासरूम में होते हैं, कुछ उनके ऐसे लोग होते हैं उनके धर्म के जो बहुत महान होते हैं, उन्होंने अच्छे काम करे होते हैं, तो फिर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी अच्छी अच्छी बातों को बताएंगे। ठीक है, वो सारे काम करेंगे, हम सद्भाव के उदाहरण देंगे कि देखो वो इतने महान इंसान थे, उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने ऐसा करा। तो इस तरह से क्या होगा, सभी बच्चों के दिल में सभी धर्मों के लिए आस्था बनेगी, थोड़ा प्रेम बनेगा, है ना, ये होना चाहिए, मिलजुल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, विशेष धर्मों में विश्वासों और प्रथाओं के बारे में पूर्वाग्रह को बढ़ावा देना। जैसे आप लोगों ने, मैं कहना तो नहीं चाह रही हूँ लेकिन आपने सुना होगा कि किसी एक विशेष धर्म को लेकर लोग कहते हैं कि अरे ये लोग तो होते ही ऐसे हैं, अरे इनकी आदतें ही ऐसी हैं, अरे इनसे मत बोलना, इनसे दोस्ती मत करना, इनके साथ मत जाना, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ऐसा ना इनका पूर्वाग्रह बना हुआ है, ऑलरेडी इनके माइंडसेट बने हुए हैं, तो क्या आप उन पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दोगे, नहीं ना, तो ये गलत हो गया। विशेष धर्म से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करोगे, रूढ़ियाँ समझते हो, रूढ़िवादिता, रूढ़ियाँ, कमियाँ या कुरीतियाँ या बुरी प्रथाएं, क्या आप इनको मजबूत करोगे, नहीं ना, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो बी क्या है, सही हो गया। अब देखो, ये आपका बी जो है वो सही हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। इस क्वेश्चन को तो ना पढ़ाने का भी मन नहीं करता, मोस्टली सबको पता होता है। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ी हुई है, बहुत सिंपल सी बात है, किससे लिखना, डिस्ग्राफिया, ग्राफ, ग्राफ कैसे बनाते हो, लिख कर बनाते हो ना, ये ऐसे ग्राफ बनाते हो, कैसे बनाते हो, लिख कर बनाते हो, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, बस, इसमें और क्या मैं डिटेल करूँ इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को, अच्छा सुनो, अगर आप लोगों को अधिगम विकार और अधिगम बीमारियां क्लियर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर जाओ मेरे, और वहाँ पर एक वीडियो होगी अधिगम संबंधी विकार करके, ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो है, उसको प्ले करो और सुनो, बहुत हेल्पफुल वीडियो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो, ठीक है, वो काफ़ी हेल्प करेगी आपको। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा
अभ्यास दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक है। मतलब ऐसे विद्यार्थी जो कैसे हैं, दृष्टि बाधित हैं। कैसे हैं, दृष्टि बाधित। दृष्टि बाधित तो समझते होगे ना, जिनको कम कम दिखता है। देखो दृष्टि बाधित भी ना कई प्रकार के होते हैं। एक दृष्टि बाधित होते हैं आपके पूर्ण दृष्टि बाधित, कुछ आंशिक, कुछ 30% वाले, कुछ हाफ दृष्टि बाधित होते हैं। तो कई टाइप के होते हैं, ठीक है। तो दृष्टिबाधित अगर विद्यार्थी है तो आप चाहते हो कि आप उसे क्लास में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व कर दो, बिल्कुल जोड़ दो, उसे कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप क्या करोगे? क्या आप उसे छोटे मुद्रण और सच्चे, पता है ये क्वेश्चन ना मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। देखो एक बात बताओ, कोई इंसान देख नहीं पा रहा है तो तुम छोटे, मुद्रण माने होता है छपी हुई, मुद्रण माने क्या होता है, छपी हुई। क्या छोटे छोटे अक्षरों वाली क्या पाठ्य पुस्तक दोगे उसे ला के? मतलब बेचारा देख नहीं पा रहा, ऊपर से आपने छोटी लिखी हुई किताब दे दी तो क्या वो पढ़ पाएगा? जैसे ये लिखा है देखो, हम इजीली पढ़ पा रहे हैं। अगर इसी चीज़ को कोई बिल्कुल छोटा छोटा लिख दे तो हमारी आंखें बहुत तेज़ है तो हम पढ़ लेंगे। और अगर हमें जैसे चश्मा लगता है और हमारे पास चश्मा नहीं है अभी, तो क्या हम इसे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो फिर ये गलत हो गया ये तो, और तुम उसकी टांग पकड़ के खींच रहे हो एक तरह से देखा जाए तो। दूसरा ऑप्शन क्या है, शिक्षक और साथियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना। यार हद है, वो दृष्टि बाधित है, वो बहरा थोड़ी ना है, वो है ना। तो आप ये समझो, मतलब दृष्टि बाधित, उसको दिख नहीं रहा है, और आप क्या करोगे, बोल दो तो बेचारा देख नहीं सकता तो कम से कम सुन ही लेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप संकेतों का प्रयोग कर रहे हो, सांकेतिक भाषा। अब भैया संकेत तो सिर्फ दिखते हैं, सुनाई देते नहीं, और इसे दिखाई तो देता ही नहीं, तो ये बेचारा कैसे देखेगा? तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखो अगला क्या होता है, स्पर्श नीति और उभरी सामग्री का। बिल्कुल सही। दृष्टिबाधितों के लिए क्या चाहिए, ब्रेल लिपि। लुई ब्रेल ने जिसकी खोज करी थी, बच्चा ऐसे ऐसे करके देखता है ना, ऐसे ऐसे करके देखता है। आपने देखा होगा एटीएम मशीन होती है, उस पर भी ब्रेल लिपि होती है लिखी हुई। जो हमारे पास कॉइन्स होती है, सिक्के होते हैं, उन पर भी होती है ब्रेल लिपि, ठीक है। तो क्या करना है आपको, उभरे हुए सामग्री का उपयोग करना है, ठीक है। और क्या है, बोर्ड पर लिखित निर्देश। अब भाई बच्चा देख पा नहीं रहा है, आप सारे काम इधर लिख रहे हो, इधर आप सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हो, इधर भी छोटे चित्र बनवा रहे हो किताब पे, बच्चा कैसे देखेगा? तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सी है आपका राइट आंसर। 3 गलत करो पहले, एक अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, उच्च सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती हैं। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एक ऐसा बच्चा है जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, मतलब उच्च सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता का मतलब होता है वो अब सारी चिंतन कर रहा है, विकेंद्रीकरण कर रहा है बच्चा, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को सोच रहा है। किसी भी चीज़ के बारे में वो बहुत सारे मतलब बहुत अच्छी सी क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहा है बच्चा, आप ये समझो सीधे सीधे, ठीक। अगर बच्चा कर पा रहा है तो आप उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी गतिविधियों से बचेंगी और कौन सी को बढ़ावा देंगी। जो बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है उसके लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्नलिखित को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। जैसे होता है अभिसारी सोच, एक होती है अभिसारी सोच, एक होती है अपसारी सोच, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे देखो अभी में आपको ये भा दिख रहा है, ऐसे आप इसे लिखते हो ना, आप इसे ऐसे लिखते हो अभी सरण, ठीक है, अभिसरण वाली सोच। और एक होता है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभिसरण है, इसका मतलब होता है कि बच्चा बहुत सारी बिंदुओं पर ना सोचकर एक बिंदु पे सोच रहा है। जैसे ये बच्चा है, इसके सामने ये बच्चा है, इसके सामने ये समस्या है, तो ये सिर्फ इस समस्या के बारे में ही सोच रहा है। और अपसारी में क्या होगा कि ये जो बच्चा था, ये बच्चा, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये इसके आगे समस्या है, तो ये सोच रहा है ये समस्या क्यों आई, ये समस्या कहाँ से आई, इस समस्या को मैं कैसे सुलझाऊंगा, इस समस्या को सुलझाने के बाद क्या होगा, ये समस्या कैसे सुलझ सकती है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा। तो क्या करना चाहिए, अभिसरण से बचना चाहिए और अपसारी को अपनाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इससे बचना है, ठीक है, आपने क्या करना है, अभिसरण से तो बचना है, तो फिर कुछ चीज़ों को बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या है, सीखने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करो अगर बच्चा क्रिएटिविटी कर रहा है, ठीक है।
उसको क्या करो, विचारों की मौलिकता, मौलिकता माने होता है नवीनता, ठीक है, मौलिकता माने होता है कोई चीज़ नवीन है, मौलिक है या फिर ओरिजिनल है, ठीक है, या फिर क्या है, ओरिजिनल है। समस्या समाधान, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, कैसी भी प्रॉब्लम है बच्चा सॉल्व कर पाए। ये सारी चीज़ें आपने करनी है और इसको नहीं करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका, दिख रहा है आपको? हाँ दिख तो रहा होगा। अच्छा, कमेंट करा करो अगर कोई प्रॉब्लम आए करे, और लाइक करा करो वीडियो को, ठीक है। विद्यार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के ज्ञान को क्या करना है, गहरा बनाना है। गहरा मतलब समझते हो, गहरे का मतलब ये है कि विद्यार्थी उस चीज़ को जल्दी भूले ना, ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ाया कि अभी क्लासरूम में तो बच्चे को याद रहे, क्लासरूम के बाद में बच्चा भूल गया, ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ाना है। और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब पहली चीज आपने क्या करना है, ज्ञान को गहरा बनाना है। और अगर आप बच्चे के ज्ञान को दीर्घकालीन बनाना चाहते हैं, लंबा चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या आप अभी सिखाए गए संप्रत्यय के विस्मरण और चर्चा करने से मना करेंगे? मतलब क्या आप कहेंगे बच्चे से कि बच्चा अभी मैंने आपको जो सिखाया है उसका स्मरण मत करना, मतलब सॉरी, विस्मरण और चर्चा, विस्मरण माने होता है भूल जाना और स्मरण माने होता है याद रखना। क्या उसे भूल जाने को कहेंगे और कहेंगे कि इसके बारे में कभी कोई चर्चा मत करना? जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गलत हो जाता है हमारी ज़िंदगी में, या क्लासरूम में कुछ गलत हो जाता है, कुछ ऐसी मेमोरीज क्रिएट हो जाती हैं जो मतलब अच्छी नहीं होती ह्यूमंस के लिए। तो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं बेटा अब इस चीज़ को ना आप भूल जाओ, और इसे कभी इस पर जिक्र मत करना, इसका कभी किसी से शेयर मत करना, या इसे बिल्कुल भूल जाओ, ये सोचो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है। तो उसका मतलब पता है क्या होता है, वो हमसे कह रहे होते हैं कि आप इसे विस्मरण कर दो, आप इसे क्या कर दो, आप इसे विस्मरण कर दो और कभी इस पर चर्चा मत करना। तो एक बात बताओ, जब आप बच्चा उसे कभी याद ही नहीं करेगा, कभी उस पर चर्चा ही नहीं करेगा, तो फिर वो चीज़ गहरी कैसे होगी, फिर वो दीर्घकालीन कैसे बनेगी, मतलब लंबे समय तक कैसे टिकेगी? फिर तो गलत बात हो गई ना, ये तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसे भारी भरकम शब्द है, पता है विस्मरण में बहुत सारा बच्चे को ऐसा लगेगा कि विस्मरण माने होता है याद करना, नहीं, विस्मरण माने होता है भूल जाना और स्मरण माने होता है याद रखना है, ठीक है। कहते नहीं इस चीज़ को स्मरण कर लो, इस चीज़ को याद रख लो। अब क्या आ जाता है, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देना, बिल्कुल सही। आपने बच्चे को जो भी सिखाया है, बच्चे का जो भी अधिगम है, आप क्या कहो कि बच्चा आप क्या करो, इसको जब भी आपको ज़रूरत पड़े इसको अपनी ज़िंदगी में लागू करो। और टीचर को चाहिए ऐसे अवसर दे बच्चे को कि बच्चा उस चीज़ को लागू कर सके, ठीक है। आपको क्या करना है, लागू करना है। अब देखिए, विषय वस्तु को समझने के बजाय उसे रटने पर ध्यान दें। नहीं, रटने का सपोर्ट हमारा सीटेट नहीं करता, ठीक है, ना हमारा एनसीईआरटी करता है, ना हमारा एनसीएफ करता है, ना हमारा एनईपी करता है। रटने का सपोर्ट कोई नहीं करता। आप बच्चे को रटाइए मत, आप बच्चे को ड्रिल मत कराइए। रटाना क्या होता है, निगेटिव कीवर्ड होता है, ठीक है। और जैसे समझाने के बजाय, नहीं, समझाना पॉजिटिव होता है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, बजाय, समझाने के बजाय क्या करो, रटवाओ। क्यों रटवाओ, नहीं रटवाना है, बिल्कुल ठीक है। केवल मौखिक रूप से ही जानकारी और निर्देश प्रस्तुत करो। क्यों, लिखित नहीं दे सकते हम क्या? ऐसी गलत बात, जो केवल होता है ना, जहाँ केवल आ जाता है ये निगेटिव कीवर्ड है, ठीक है, इसे नो नहीं यूज करना है। तो राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है ये, नहीं कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब एक टीचर है, वो अपने विद्यार्थियों से कह रहा है, उनको मतलब एक प्रश्न दिया और उत्तर के बारे में कह रहा है कि आप क्या करो, अनुमान लगाओ, ज्ञान का क्या करो, अनुमान लगाओ। और इसलिए वो प्रोत्साहित कर रहा है कि तुम देखो कि क्या हो सकता है। तो हाँ, ये तो ठीक है ना, बच्चे के अंदर एक तरह से आप एक सोच विकसित करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। कारण क्या बताया उन्होंने, विद्यार्थियों को केवल, तो यार केवल निगेटिव कीवर्ड है, केवल तभी उत्तर देने के निर्देश देने चाहिए जब वे सही उत्तर जाने। नहीं, बच्चे को पता है नहीं पता है फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को क्लासरूम में बोलने का मौका दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया अगर बिल्कुल सही है तभी बोलो, बच्चा जिंदगी भर डाउट में रहेगा कि मेरा क्वेश्चन पता नहीं सही है या गलत है, मैं क्लास में बोलूं या नहीं बोलूं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये सही है और गलत है, ठीक है।
अब देखो क्या है ये, ए और आर दोनों सही है ना, नहीं है सही। ये क्या कह रहा है, ए और आर सही है, नहीं है सही। ए सही है, आर गलत है। हाँ, ए सही है, आर गलत है। ए और दोनों गलत है, नहीं। ठीक है, ये हो गया सही आंसर आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच उत्पन्न करती हैं। मतलब एज अ टीचर आप कैसी गतिविधियों की योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे जो शिक्षार्थियों के बीच में क्या उत्पन्न करें, क्या चिंताएं बढ़ाएं। नहीं, हाय रे पैसे ही नहीं, कैसे जाएं ट्रिप पे, अरे अगर ट्रिप पे गए तो टीचर साहब मारेंगे ना, चिंता नहीं बढ़ानी है। बच्चे बोर हो जाएं, ऐसी गतिविधियां कराओ बच्चे को कि बच्चा बोर हो जाए, बच्चे के अंदर जिज्ञासा आ जाए। हाँ बिल्कुल, जिज्ञासा तो चाहिए। बच्चे के अंदर क्या करना है, रुचि उत्पन्न करना है, जिज्ञासा उत्पन्न करना है। क्या बच्चे को हतोत्साहित करना है, डिमोटिवेट करना है? नहीं। कितना इजी क्वेश्चन था। अब देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है इसके ज्ञान को कहा जाता है। मतलब क्वेश्चन समझो, ठीक है, उस काम को कैसे करना है, मतलब समझ रहे हो, तरीका, उस काम को करने का तरीका। अगर आपको उस काम को करने का तरीका आता है तो वो ज्ञान कौन सा ज्ञान कहलाएगा? क्या वो समावेशित ज्ञान कहलाएगा, क्या वो अनुबंधित ज्ञान कहलाएगा, क्या वो घोषणात्मक ज्ञान कहलाएगा, क्या वो प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाएगा? किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, भैया एक प्रक्रिया फॉलो करोगे ना। जैसे दाल बनानी है, दाल बनाना एक विशेष कार्य है। अब उसे कैसे बनानी है दाल, अब जैसे मैं आपसे पूछूं दाल कैसे बनानी है, तो आप बताएंगे कि सबसे पहले दाल को धोना है, उसे कुकरवा में डालना है, कुकरवा में 2 गिलास पानी डालना है, फिर क्या करना है, फिर 2 चम्मच नमक डालना है, फिर आधी चम्मच हल्दी डालनी है। तो ये सारी बात आप क्या बता रहे हो, आप प्रक्रिया बता रहे हैं। तो किसी भी कार्य को कैसे करना है इसका ज्ञान क्या कहलाता है, प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। कोई घोषणा करने की बात नहीं कही जा रही है, कोई अनुबंधित ज्ञान की बात नहीं करी जा रही है, किसी चीज़ को इकट्ठा करने की, समावेशित करने की बात नहीं करी जा रही है। सिंपल सी एक प्रक्रियात्मक ज्ञान की बात करी जा रही है। ठीक है, अब पता है जैसे सिंपल सा स्टूडेंट होगा वो क्या पढ़ेगा कि निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सीखने की, मतलब जो सार्थक सीखना होता है उसको बढ़ावा देता है, ये पढ़ के अच्छा चला जाएगा। और इसी में उसकी सारी गड़बड़ हो जाएगी, गए सारे तो एक से हैं। क्यों? क्योंकि 3 तो हैं भाई, 3 हैं, एक नहीं है। यहाँ पर नहीं लिखा है, इस नहीं को ध्यान से पढ़ लिया करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा देता है। क्या अन्वेषण, खोजबीन देती है। जब नहीं लिखा है तो फिर क्या होंगे, 3 सही होंगे और एक गलत होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 सही ढूंढेंगे, जो बचेगा एक वही गलत होगा। क्लियर? देखो, अन्वेषण खोजबीन करवानी है, बातचीत करनी है, अंतःक्रिया, अंतःक्रिया समझते हो, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है, अधिसंज्ञान करना है, निष्क्रिय अवलोकन, एक तो अवलोकन और वो भी निष्क्रिय, ऐसा कैसे हो जाएगा? मतलब बच्चा कोई पुतला उतला है कि उसको खड़ा कर दिया और वो ऐसे अवलोकन कर रहा है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा हिलता डुलता ही नहीं, अवलोकन करता रहता है। तो वो नहीं है बच्चा। बच्चा क्या है, मैन है। बच्चा क्या है, सजीव है भाई। वो तो निष्क्रिय नहीं रह सकता, वो तो सक्रिय रहेगा। सक्रिय मतलब समझते हो, एक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया गलत और यही है सही। ये गलत होते साथ ही सही। आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो हरगिज़ गलत होंगे लेकिन वो सही होंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमसे, हमारी अपनी क्षमताओं, बातचीत करना, अंतःक्रिया करना, बात एक होती है। ठीक है, अब आगे आपका क्या, अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान आप ये समझो, किसी भी मतलब जो विचार है, प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा सा जागरूकता लाना। ठीक है, किसी प्रक्रिया प्रोसेस में जागरूकता लाना अधिसंज्ञान होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उसी स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है। मतलब परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आपकी कुछ क्षमताएं हैं और कुछ कार्य हैं, उन कार्यों की मांग है। ठीक है, उन मांगों के अनुसार क्या कर रहे हो आप, उस स्थिति में उपयोगी रणनीति, मतलब ऐसी जबरदस्त प्लानिंग करनी है कि क्या हो, परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध होना चाहिए चीज़ों का। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे आप,
या उसे क्या कह सकते हो आप, ये भी समझो। क्या वो घोषणात्मक ज्ञान है? क्या वो घोषणात्मक ज्ञान है? क्या वो प्रकरणात्मक ज्ञान है? क्या वो अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान है? क्या वो प्रक्रियात्मक ज्ञान है? पहले समझो इसके मीनिंग क्या होते हैं। जब तक मीनिंग नहीं पता निकाल ही नहीं पाएंगे आप लोग। सबसे पहले आता है घोषणात्मक ज्ञान। घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है? जैसे प्रकार होते हैं ना, प्रकार, प्रकार मतलब जो टाइप होते हैं, टाइप, ठीक है। ये कहते हैं ना कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो वही वाले जो प्रकार होते हैं, टाइप्स, उनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। घोषणात्मक ज्ञान के बारे में बता रही हूँ। घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है कि जो प्रकार होते हैं उनके बारे में ज्ञान और उनका वर्णन करना और बाद में उससे औपचारिक परिस्थितियों में प्रयोग करना। मतलब समझो, आप घोषणात्मक ज्ञान कैसा होगा? आप इसमें घोषणा कर रहे हो, आपको जो टॉपिक दिया है उसके सारे प्रकार पता हैं, उसका वर्णन आप अच्छे से कर सकते हैं, आप उसको जितने भी औपचारिक परिस्थितियां हैं उनमें उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, आपको ये पता है। समझ में आ गया? इसे बोलते हैं घोषणात्मक ज्ञान। अब आता है आपका एपिसोडिक। एपिसोडिक क्या होता है इसे समझो। जैसे रोजमर्रा की जो घटनाएं होती हैं, आज आपने क्या करा दिन भर, आज आपका जीवन कैसा रहा, या आज आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ, इस चीज़ को, या जैसे रोजमर्रा डेली की जो लाइफ होती है ना, उसकी घटनाओं की जो स्मृतियाँ होती हैं, जो यादें होती हैं, उनको संज्ञान में फिट करना। उनको संज्ञान में क्या करना? फिट करना, या फिर संज्ञान में सिमेट लेना। जैसे आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मैंने एक ब्राउन कलर की कैट देखी, या फिर आज मैंने ये देखा, आज मैंने ऐसा करा, आज मैंने वैसा करा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये आपकी रोज़मर्रा की संज्ञान, रोज़मर्रा की स्मृति होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रकरणात्मक ज्ञान या फिर एपिसोडिक ज्ञान। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। अब अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान क्या होता है इसे समझो। ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ आपको। जैसे किसी विचार प्रक्रिया के बारे में जागरूकता होनी चाहिए आपको, ठीक है। और प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसेस, भाई किसी भी चीज़ का प्रोसेस, चाय कैसे बनेगी, आपने तरीका बता दिया कि ऐसे ऐसे बनेगी, तो ये हो गया प्रोसेस। तो हमारा राइट आंसर क्या है? अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। इसमें आपको क्या होगा? इसमें आपको क्या पता होगा कि जो रणनीतियाँ बनाओगे तो भाई किसी विचार, किसी प्रक्रिया के तहत ही तो बनाओगे, तो वो इससे मैचिंग कर गया। क्लियर? खत्म, आंसर हो गया इसका, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या आ जाता है। एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। यह का उदाहरण है। आपको पता है, जैसे आपके आगे क्या आई? एक समस्या आई। अब आपके दोस्त के आगे वो समस्या पहले आ चुकी थी, तो आपने सोचा, अरे ऐसी ही समस्या पहले भी मेरे सामने आई है। तो आपने क्या करा? जो समस्या ये है, ऐसी ही कोई प्रॉब्लम पहले आ चुकी थी, तो पहले जैसे इस प्रॉब्लम को निपटाया था, आज भी इस प्रॉब्लम को वैसे ही निपटा दो। तो ये दोनों समस्याएं क्या हो गई? एक दूसरे की समरूपी हो गई। समझ में आ गया? ये दोनों समस्याएं क्या हो गई? एक दूसरे की समरूपी हो गई। यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि एक समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी क्या कर रहा है? उसी की समरूपी समस्या को उद्धृत याद कर रहा है, ढूंढ रहा है, टटोल रहा है, और उसके बाद में क्या हुआ? उसी के समरूपी मतलब उस जैसी जो पहले समस्या आई थी, उसी के हिसाब से जो वर्तमान समस्या है उसको उसने हल कर दिया, या फिर हल करने के लिए संकेत ढूंढ लिए कि मैं इसे ऐसे ऐसे हल करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी इस प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करा था, ठीक है। तो ऐसा उदाहरण क्या कहलाता है? ठीक है, ऐसा उदाहरण क्या कहलाता है भाई? अनुरूपक सोच कहलाता है। नहीं, क्या कहलाता है? अनुरूपक सोच कहलाता है। अब अनुरूपक सोच क्या होती है? जैसे आप ये समझो कि एक चीज आपकी अपरिचित है और दूसरी चीज परिचित है। जैसे ये समस्या आई, ये तो आपके लिए नई थी, लेकिन इससे पहले समस्या आई, वो तो पुरानी हो गई ना। तो अपरिचित से परिचित की तरफ जाना, अपरिचित से परिचित की तरफ जाना, जिसे नहीं जानते उससे जानकारी की तरफ जाना, ठीक है। या फिर इन दोनों के बीच में तुलना करना कि इस प्रॉब्लम में मेरे साथ ऐसा हुआ, इस प्रॉब्लम में ऐसा हुआ, तो फिर इन दोनों में ऐसा हो गया।
कुछ ऐसा करना, या फिर इन दोनों का जो सल्यूशन था उसके अंदर निष्कर्ष निकालना, उसको बोलते हैं अनुरूपक सोच। उसको क्या बोलते हैं? अनुरूपक सोच। यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये बिल्कुल मैच कर गया इसके। कार्यात्मक नहीं, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई प्रक्रिया फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अनुक्रिया समुच्चय नहीं। अनुक्रिया क्या होती है? जैसे किसी कोई क्रिया हुई, जैसे ये कलम यहाँ गिरा, मैंने अनुक्रिया में से उठा लिया, लो क्रिया के प्रति अनुक्रिया, ठीक है। और ये क्या? पश्चगामी कार्यप्रणाली युक्तियाँ नहीं, पश्चगामी कार्यप्रणाली युक्तियाँ नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो है वो ए हो गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वैज्ञानिक संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान, एक क्या है? वैज्ञानिक संप्रत्यय है, उस पर क्या हो रही है? चर्चा हो रही है। इसके दौरान क्या करना है कि एक शिक्षिका ने पाया, एक शिक्षिका थी, उसने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को उस संप्रत्यय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं, मतलब कंफ्यूजन है। एक टीचर एक वैज्ञानिक संप्रत्यय कर रही है और बच्चों से बातचीत भी कर रही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो भ्रांतियों में, वो भ्रांतियां मतलब वो कंफ्यूजन, ओके ओके, वो काय में है? वो कंफ्यूजन में है। ऐसी स्थिति में शिक्षिका क्या करेगी? भैया खुद के ऊपर रख के देख लो। आप एक टीचर हो, आप क्लासरूम में बच्चों को चर्चा कर रहे हो एक वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब कुछ को तो समझ में आ रहा है, कुछ को आ ही नहीं रहा है समझ में, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो भ्रमित हो जा रहे हैं, बात समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें? ऐसा हो सकता है। अगर बच्चा भ्रांतियों के बारे में बात करेगा कि सर मुझे ये कंफ्यूजन है, मैम मुझे ये कंफ्यूजन है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या आप उन्हें बात करने देंगे? हाँ, करने देंगे। क्या आप उन्हें खोज का अवसर देंगे? क्या आप उन्हें मौका दोगे कि वो सही जगह पर पहुंच पाए? हाँ, दोगे, ठीक है। अब बताओ ये सही है या नहीं? अब यहाँ सही मिल गया हमको, हम आगे भी थोड़ा देख लेते हैं, क्या पता कोई इससे ज़्यादा सही हो तो हम इसे सस्पेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। उन भ्रांतियों को सिरे से खारिज कर देंगे, उन बच्चों से कहेंगे अरे हटो बेवकूफ़ो, तुम्हें तो समझ में ही नहीं आएगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है, तुम्हारे बेसिक्स अच्छे नहीं है, पता नहीं ये बच्चे कहाँ से आ जाते हैं यहाँ तक, पता नहीं इन लोगों ने पुराने क्लास में कुछ पढ़ा भी है या नहीं। ऐसे लेक्चर उन्हें दोगे, यही तो होता है ना खारिज करना। और उन्हें उस संप्रत्यय पर मानक जानकारी बताएंगे। मानक, मानक जो है ना निगेटिव कीवर्ड है, क्या है? निगेटिव कीवर्ड। नो, नो का मतलब नहीं यूज करना है, ठीक है। अब देखो ये गलत हो, मानक जानकारी नहीं देनी है, भ्रांतियां नहीं खारिज करनी है, ठीक है। इन विद्यार्थियों को एक विशेष शिक्षक के पास भेज देंगे। अगर इन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजना था तो तुम्हें हमने तनख्वाह क्यों दी? नहीं, तुम्हें एज ए टीचर अपॉइंट क्यों करा? तुम्हें उस सब्जेक्ट का टीचर क्यों बनाया जब तुम्हें किसी और टीचर के पास ही बच्चे को भेजना था? भाई बच्चा तुम्हारा, क्लास तुम्हारा, कॉन्सेप्ट तुम्हारा, तुम ही समझाओ ना, ठीक है। अधिगम अक्षमता के लिए आकलन की सिफारिश करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, एज ए टीचर तुम्हारी गलती है इसमें, ठीक है। तुम्हें क्या करना है? इसमें सुधार करना है, ना कि बच्चे में कमी निकालनी है। शिक्षक को उन भ्रांतियों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? अगर भ्रांतियों पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो बच्चे के अंदर कन्फ्यूज़न नहीं आ जाएगा, वो गलत कॉन्सेप्ट नहीं याद कर लेगा, ये भी गलत है, ठीक है। अगले हाँ, ये जो है आपका, ये वाला ए जो है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। बाकी आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक। अब देखो 29वां क्वेश्चन क्या है? संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संवेग और संज्ञान, इन दोनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संवेग क्या होते हैं? एक तरीके के भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, अच्छा। और संज्ञान क्या होता है? ये आपकी मेमोरी होती है। कहते हैं ना हमारे संज्ञान में ये चीज़ नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कई बार, जैसे सपोज दैट किसी का मर्डर हो गया, जैसे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या हो गया? मर्डर हो गया। अब मिस्टीरियस मर्डर हो गया। अब यहाँ पर पुलिस आती है और मीडिया आती है। अब पुलिस जो है वो मीडिया से पूरी चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद में, जब मीडिया या घर वाले या पब्लिक या जनता पुलिस से पूछेगी कि भाई बताइए माहिनूर का मर्डर क्यों हुआ, किसने करा, तो पुलिस कहेगी अभी हम जांच कर रहे हैं, ये चीज़ें हमारे संज्ञान में नहीं है। संज्ञान का मतलब समझ लो, दिमाग में नहीं है, हमें पता नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है। और जैसे ही हमें कातिल के बारे में कुछ पता लगेगा या हम कुछ चीज़ें हमारे संज्ञान में आएंगी तो हम आप लोगों को बता देंगे। अब समझ में आ गया? जब हमें कुछ पता होता है तो वो हमारे संज्ञान में होता है,
जैसे पुलिस को अगर पता चल गया क्या क्या हुआ तो पुलिस के संज्ञान में है, और पुलिस को पता ही नहीं चला हुआ क्या, तो पुलिस क्या कहेगी, हमारे संज्ञान में है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करें, हमारे संज्ञान में है ही नहीं तो फिर हम क्या करें। तो क्लियर हो गया, यहाँ पर संज्ञान होता है जो आपको पता है वो आपके संज्ञान में है, जो नहीं पता वो संज्ञान में नहीं है। और संवेग होते हैं आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग एक तरह से। ठीक है, अब समझ आ गया होगा। अब देखते हैं संवेग और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब 3 गलत हैं और 1 सही है। किसी भी प्रकार के संवेगों से ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। संवेग जो होते हैं ना, उनसे जो ध्यान होता है वो सारी चीज़ें मतलब जुड़ी रहती हैं और अपरिवर्तित नहीं है, वो परिवर्तित होती रहती हैं। हमारे संवेग बदलते रहते हैं, संवेग स्थायी नहीं होते। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। संवेग और तर्क, तर्क सोचना, ठीक है, एक दूसरे से स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब यहाँ पर अलग अलग। ठीक है, स्वतंत्र मतलब अलग अलग। क्या संवेग और तर्क, जो हमारी तर्क है, जो हमारी सोच है, जो हमारा संज्ञान है, वो क्या एक दूसरे से स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब समझते हो, अलग अलग है। नहीं, अलग अलग नहीं है, बल्कि आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो संवेग स्मृतियों के कूटलेख और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। जो संवेग होते हैं वो संवेग और स्मृतियाँ, मतलब संवेग और स्मृतियों को, संवेग जो हैं क्या वो स्मृतियों को कूटलेख और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। देखो कूटलेख पता है क्या है, अगर कूटलेख का मतलब पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व। समझ लो, वर्ड मीनिंग का बहुत बड़ा खेल है। अब देखो कूटलेख का क्या मतलब, कूटलेख का मतलब होता है कोडिंग। क्या होता है, कोडिंग। कोडिंग होता है ना, कोडिंग। और पुनर्प्राप्ति मतलब डी कोडिंग। ठीक है, डी कोडिंग मतलब कोडिंग और डी कोडिंग। अब क्या होता है कि जो आपके संवेग हैं वो आपकी स्मृतियों को क्या करते हैं, कोडिंग कर देते हैं। मतलब जैसे आपने कुछ सोचा, कुछ समझा, और फिर आपने क्या करा कि वक्त गुजर गया और आपकी वो चीज़ें छिप गई आपके दिमाग में कहीं जाके। आपको वो चीज़ें याद ही नहीं है, क्यों, लेकिन हैं तो आपके दिमाग में। जैसे आपके बचपन की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तो आपके माइंड में नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई याद दिलाने की कोशिश करे तो वो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। तो जैसे संवेग बने, उनसे स्मृतियाँ बन गई। ठीक है, और वो क्या हुई, कोडिंग हो गई उनकी, मतलब हमारे दिमाग में वो छुप गई, कहीं पर कोड बन के छुप गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी तो हम उनको पुनर्प्राप्त कर लेंगे। वो होता नहीं है जब घर में सब इकट्ठे बैठे होते हैं तो वो घर के बच्चों के बारे में बताते हैं कि अरे ये बच्चा बचपन में ऐसा था, ये बच्चा बचपन में ऐसा था, फिर बताते हैं अरे हाँ ऐसा 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 हुआ था। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है ना, धीरे धीरे वो डिकोड होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, पहले तो हमारी मेमोरियाँ, हमारी स्मृतियाँ जो होती हैं वो धुंधली होती हैं, और धीरे धीरे क्या होती हैं वो पुनर्प्राप्ति मतलब दोबारा से सब फ्रेश होने लगती हैं। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। संज्ञान, संवेग और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यही कथन सही है। आपको समझ आ गया होगा। स्मृति नकारात्मक या सकारात्मक संवेगों से जुड़ी नहीं होती। ये नहीं वर्ड नहीं होना चाहिए था यहाँ। स्मृति जो होती है ना वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के संकेतों संवेगों से जुड़ी होती है, ना कि नहीं। नहीं अगर नहीं होता ना तो ये सही हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है इसलिए गलत, ये गलत, ये गलत, तो ये आपका राइट आंसर। ठीक है, सी इज द। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थियों को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है। मतलब जो विद्यार्थी है वो किस तरह का विश्वास रखे ताकि वो क्या करे, भविष्य में प्रयत्न करे और हमेशा मोटिवेट रहे, हमेशा प्रेरित रहे, और हमेशा प्रेरित रहने की वो कोशिश करे, या फिर संभावनाएं हों कि वो हमेशा प्रेरित ही रहेगा। उसके लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, क्या माइंडसेट रखना पड़ेगा। बच्चा ये सोच सकता है कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। अगर बेटा तू बुद्धिमान नहीं है तो क्या मंदबुद्धि है। अगर तुम ये सोचोगे कि मैं बुद्धिमान हूँ तो ठीक है भाई, कितनी पॉजिटिविटी की बात है। मैं तो हूँ ही मूर्ख, मैं तो बुद्धिमान हूँ ही नहीं, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है। इससे बच्चा प्रेरित नहीं होगा, इससे बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा। और प्रयास से मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो कतई बिल्कुल ही बच्चा निराशा में डूब गया है, थोड़ी देर में इसकी आशा की कमी के कारण मृत्यु हो जाएगी, है ना। होता नहीं, ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु, इसके लिए ऑक्सीजन आशा हो। अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य
में सक्षम हूँ, बिल्कुल सही है। ये बच्चे का माइंडसेट देखो कितना अच्छा है कि अगर मैं मेहनत करूँगा, जैसे आप लोग हो, आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप ये सोचो अरे यार अब तो 21 जनवरी को पेपर होएगा, इतने से दिन रह गए, हम क्या ही तैयारी कर सकते हैं, तो काय का मोटिवेशन बना रहेगा, आप मुझे ये बताओ, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं। और आप सोचो कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, अगर मैं अपने आप प्रयत्न करूँगा, अगर मैं आवश्यक प्रयास करूँगा तो क्या होगा, तो मैं अपने कार्य में सक्षम रहूंगा और जीत जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, है ना। मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूँ देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोगों के साथ ऐसा ही होता है, हाय मेरी किस्मत में ही नहीं था, मुझे नहीं मिला, है ना। वो वाला सीन्स होता है, अरे हम तो कुछ भी कर लें, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। कुछ लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये निगेटिव मतलब डिमोटिवेशन के लिए होता है। और मेरी किस्मत कभी भी दिए गए कार्य में सफलता का साथ नहीं देगी, हाय निराशा। और क्या है अगला, मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है। क्यों नहीं है लला, अगर मेहनत करो तो प्रयास अच्छे होंगे तो रिजल्ट अच्छो आए, है ना। और इसे बदलना मेरे नियंत्रण में नहीं है। अगर आपके नियंत्रण में मेहनत करना नहीं है तो फिर किसके नियंत्रण में है? पड़ोसियों के नियंत्रण में। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही, क्या करेगा बच्चा? वो पूरी ज़िंदगी क्या रहे, प्रेरित रहे, अच्छे से प्रयास करे। उसे क्या विश्वास रखना चाहिए? उसे विश्वास रखना चाहिए अगर मैं प्रयत्न करूँगा तो ज़रूर सफल होऊंगा। अगर आप लोग मेहनत करोगे तो सीटें ज़रूर क्वालिफाई होंगे।